चौहान, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए दिव्यांश, बताना चाहूंगा आगरा थाना सागंज इलाका के यह मामला है। एसएसपी के आदेश पर सभी चौराहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। साकेत चौराहा सागंज इलाके में यह पड़ता है। उसमें पुलिस ने एक बाइक सवार युवकों को रोका। उसमें 3 सवार थे, उनके पास एक बैग था। जब पुलिस ने बाइक सवारों की छानबीन की और जब बैग को तलाशा तो बैग में 48,66,000 रुपए निकले। जब उन जो बाइक सवार थे उनसे पूछताछ की कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो वो उस पैसे की सही जानकारी नहीं दे पाए और वो ये बता नहीं पाए कि वो पैसा कहाँ से आया है। मामला संदिग्ध लगा, जिनको तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए शिव चौहान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर लंबे इंतजार और कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद ही सही दिल्ली पुलिस ने 3 तारीख की लाज रखी और 3 तारीख को ही दिल्ली गैंगरेप पीड़ित की चार्जशीट फाइल कर दी गई। हालांकि ये चार्जशीट ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने फाइल हुई और उसके बावजूद 2 सवाल बरकरार रह गए। अव्वल तो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में चार्जशीट को पहले दिखाया जाना था, उसका क्या रहा और क्यों दिन भर लंबे इंतजार के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट को चुना गया चार्जशीट फाइल करने के लिए। दिल्ली गैंग रेप से जुड़ी चार्जशीट फाइल तो कर दी गई है, लेकिन इसका संज्ञान 5 जनवरी से पहले नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पुलिस देर से आई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट सूर्य ग्रोवर के सामने ये चार्जशीट फाइल की गई। बताया जा रहा है इस 1200 पन्नों की चार्जशीट में आईपीसी की धारा 395, 396, 201, 365, 307, 64, 120 बी और 302 यानी हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो इस चार्जशीट को सीडी यानी सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। इससे पहले 3 तारीख को ही सुबह साकेत कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों का हुजूम भी जुटा, जो जल्द और कड़े न्याय की मांग रख रहे थे। अब 5 जनवरी से साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की उस आवाज यानी वी वांट जस्टिस को पाया जा सकता है। एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर भड़काऊ भाषण देने से विवादों में घिर गए हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीते 24 दिसंबर को बेहद आपत्तिजनक, भड़काऊ और समाज में धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला भाषण दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि ओवैसी अपनी सभाओं में इसी तरह के उन्मादी भाषण देने के लिए जाना जाता है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब अकबरुद्दीन विवाद में रहे हों। इससे पहले बांग्लादेशी लेखिका तस्लीम नसरीन पर हमले को लेकर भी वो सुर्खियों में आए थे। ओवैसी समाज में जहर घोल रहा है। ओवैसी के ये भाषण यूट्यूब के जरिए आम लोग भी सुन रहे हैं, जिसका बुरा प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है। लेकिन केंद्र या राज्य की सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ नहीं किया है। हालांकि हैदराबाद में दी गई तहरीर पर ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज लखनऊ के गोमती नगर थाने में 2 छात्र एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। आदित्य और तानिया रिश्ते में दोनों भाई बहन हैं। दोनों ने YouTube में अकबरुद्दीन का भाषण सुना है, जिसमें सांप्रदायिक दंगा फैलाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। YouTube में अपलोड वीडियो में हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर तान्या और आदित्य ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया। लेकिन पुलिस के दर पर पहुंचे दोनों छात्रों को थाने में निराशा ही हाथ लगी और एफआईआर की जगह केवल प्रार्थना पत्र लेकर वापस लौटा दिया गया। लोग यहाँ पे आए थे एफआईआर करवाने, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि ये उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो इसमें एफआईआर नहीं करेंगे। जबकि लीगली होता है कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो एफआईआर किसी भी स्टेशन में की जा सकती है, कहीं पे भी, और उन्हें करना चाहिए था।
तो हम लोग चाहेंगे कि वो इसमें एफआईआर करें और नहीं तो जो थाने हैं उस पर कार्रवाई की जाए कि इस तरह से पब्लिक की बात नहीं सुनी जा रही। जहां पुलिस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने में लगी है, वहीं आदित्य और तानिया ने भी इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। आंध्र प्रदेश की MIM पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह पार्टी तालिबानी विचारधारा की है, अतः चुनाव आयोग को इसकी मान्यता तत्काल ही रद्द कर देनी चाहिए तथा भड़काऊ भाषण देने वाले बेलगाम विधायक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आंध्र प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी है जिसके शरीर में ओसामा बिन लादेन की आत्मा घुस गई है। तालिबानी मानसिकता से भरपूर ये राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बैठ करके देश के सांप्रदायिक सौहार्द को में जहर घोलने का काम और राष्ट्रद्रोही मानसिकता के साथ जिस तरह के बयान और जिस तरह के भाषण इस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, इस पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं, वो शुद्ध रूप से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। और ये सारे के सारे घटनाक्रम इस बात का संकेत है, इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता के साथ देश में जहर पैदा करके, जहर घोल करके, देश की हवा में जहर घोल करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के माहौल को खराब करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कानपुर में थे। यहां उनके पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और उनको काले झंडे दिखाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारी बेटी उसका कल योजना को लेकर मुख्यमंत्री का विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारी बेटी उसका कल योजना को लेकर हंगामा किया। इस हंगामे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को कानपुर में GIC कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचे, लेकिन उनके उद्घाटन करने के पहले ही इस कॉलेज के नामकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस कॉलेज का नाम सपा विधायक इरफान सोलंकी के पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी के नाम से किया जा रहा है, जबकि स्थानीय निवासियों के साथ साथ सर्वदलीय मंच, अधिवक्ता संघ और भाजपा ने जमीन दान देने वाले स्वर्गीय ब्रजभूषण अवस्थी के नाम पर इसका नाम रखना चाहते हैं। राज्य इंटर कॉलेज बना हुआ है, आपके सामने है, हम तो चाहेंगे आप कैमरे से देखें। ये GGIC बनने जा रहा है। राज्य कल इंटर कॉलेज यानी GIC गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से बनने जा रहा है। ये एक अलग निर्माण है और जो ब्रजभूषण जी के नाम पे वो बना हुआ है, इस पे कोई नाम का फेरबदल नहीं है, ना ही नाम बदला जा रहा है, ना ही नाम नया रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कानपुर में चाहे लॉयर्स एसोसिएशन हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, सब उठ खड़े हुए हैं। हम सब लोगों ने भी एक विरोध पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। लोगों का कन्या विद्यालय खोलने का विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल इतना है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जमीन दी है, उसका नाम का पत्थर हटा के और कोई उसमें कब्जे की नियत से अपने पिताजी के नाम से स्कूल खोले, हमारा केवल ये विरोध है। इस मामले को लेकर अधिवक्ता संघ ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के 4 युवा फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को भंग कर दिया है। ये 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है: युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी और यूथ ब्रिगेड। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये कदम संगठन को और मजबूत और गतिशील बनाने के लिए उठाया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय व प्रदेश के सभी अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पार्टी के 4 युवा संगठनों को, उनकी कमेटियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी, ये सभी कमेटियां भंग कर दी गई हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में इन 4 युवा फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था।
प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर SC/ST वर्ग की कमान खुद कांग्रेस सांसद और SC/ST कमीशन के चेयरमैन PN पुनिया ने संभाल ली है। लिहाजा दलित चेतना रैली कर और पैदल मार्च कर PN पुनिया ने साफ कर दिया कि SC/ST वर्ग का वो हक लेकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने मायावती के किले में सेज लगाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कांग्रेसी सांसद और SC/ST आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया ने दलित महासम्मेलन का आयोजन कर दलित समाज की भागीदारी में इजाफा करने की मांग की है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस को अब दलितों की याद आ रही है? दलित वोट बैंक फिलहाल मायावती का वो किला है जो अभेद है। कांग्रेस को मालूम है कि अगर वो माया के किले में सेज लगाने में कामयाब होते हैं तो यूपी में वो बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने PL पुनिया को चुना है। पुनिया कहते हैं कि आखिर क्या बात है कि दलित समाज का वो हैसियत नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि माया की तिलिस्म तोड़ने की कोशिश कांग्रेस की ये पहली कोशिश है। कांग्रेस पहले भी ये कोशिशें करती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस दलितों के बीच रहकर और चुनाव से थोड़ा पहले कोशिश कर रही है। देखना होगा कि कांग्रेस को इस बार कितनी कामयाबी मिल पाती है। इतना ही नहीं, PL पुनिया ने जहां प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी की वकालत की, वहीं केंद्र सरकार को संबोधित अपने ज्ञापन को यूपी सरकार के अधिकारियों को देना उचित नहीं समझा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे ही ज्ञापन को सौंप दिया। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के मानकों में शिथिलीकरण के साथ साथ कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे के सिद्धांत को कड़ाई से लागू करने का फैसला हुआ है। कैबिनेट में विधानसभा सत्र के 17वां की विधिवत मोहर लग गई है। वहीं प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के मानकों को भी सरकार ने सरलीकरण कर दिया है। इसके तहत अब बेरोजगार के परिवार की अधिकतम आय 1.5 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। वहीं अब परिवार के हर बेरोजगार सदस्य जो मानकों में आता हो उसे बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। इससे पहले एक परिवार से मात्र एक को ही यह सुविधा थी। वहीं अंतिम शैक्षिक आर्धक की बंदिश को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने बीच कैंपिंग नीति को स्थगित कर दिया है। इसके तहत अब अन्य राज्यों में प्रचलित नीति का अध्ययन करने के बाद ही कोई नीति बनाई जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों में टीचरों की अध्यापन की अधिकतम सीमा को मेडिकल काउंसिल ने 70 वर्ष किए जाने के बाद कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उम्र तो 65 ही रहेगी, लेकिन 70 वर्ष तक उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और री एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से नौकरी जारी रखी जाएगी। वहीं सरकार ने कर्मचारियों पर भी डंडा चला दिया है। सरकार ने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने की सूरत में सख्ती से नो वर्क नो पे के सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया है। कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। वहीं यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब प्रदेश में कई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। राजधानी दून में अब एक और विधान भवन बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुजवाल ने दून के रायपुर क्षेत्र में भूमि चयन को लेकर निरीक्षण किया। अमूमन विधानसभा सत्र के दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद अब दून में नए विधान भवन बनाए जाने को लेकर जगह तलाशी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार नए विधान भवन बनाए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है और उस जगह का उनके द्वारा निरीक्षण भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद ही सहमति बनने पर यहां विधानसभा भवन बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि विधान भवन को बनाए जाने के लिए रायपुर क्षेत्र काफी बेहतर है और इसको लेकर जल्द ही आरक्षित वन भूमि को स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ले ली जाएगी, जिसके बाद यहाँ विधानसभा भवन बनाए जाने को लेकर तैयारी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 सालों के भीतर प्रदेश में नया विधानसभा भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अब देखने के बाद जो कल हमको रिपोर्ट मिली है, उस रिपोर्ट के आधार इसको देख करके फिर हम जो हमारे और दलीय नेता हैं उनको भी बुला करके उनको दिखाएंगे। उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा सबकी राय के बाद। ये चाह रहे हैं कि विधान भवन देहरादून में भी नया जल्दी बने, उसके लिए जमीन है, उपलब्ध है, उसको देख करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसमें थोड़ा सा अड़चन यह है कि फॉरेस्ट की रीजन। देखिए,
दो विधानसभा जो हमारी यहाँ पे है देहरादून में वो पर्याप्त नहीं है। उसका हॉल बहुत छोटा है और मंत्रियों के लिए कमरे नहीं है, विधायकों को बैठने के लिए कोई हॉल नहीं है। तो जो हमको पैसा मिल रहा है उसमें हम एक तो विधानसभा गैर